नमस्कार, मैं यशवीर सिंह और हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो मराठा राज्य चल रहा है और मराठा राज्य के अंतर्गत भी हम लोग पढ़ रहे हैं पेशवाओं का अधीन मराठा राज्य है। और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के विषय में बहुत सारे तथ्य मैंने आपको समझा दिए थे। और बालाजी बाजीराव के समय की एक महत्वपूर्ण घटना थी पानीपत का तीसरा युद्ध। यानी कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो जैसे आप देख रहे हैं, अगर उसके बाद अगर आप पूरा वीडियो आप देख रहे हैं तो उसके बाद अगर आपको टॉपिक मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो एक बार वीडियो को आप जरूर लाइक और कमेंट अवश्य करें। ठीक है, और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट अवश्य करें। ठीक है, तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, यानी कि पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है बच्चा, तो आज का हमारा टॉपिक है पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, इस टॉपिक को हम समानता जो डिवाइड कर रहे हैं चार भागों में, इसको हम पढ़ेंगे। पहला जो हमारा भाग रहेगा, सबसे पहला हमारा पार्ट रहेगा कारण, अर्थात ऐसे क्या कारण थे जिनके चलते पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा युद्ध, अर्थात मैं आपको यहाँ पर युद्ध वाले सेकंड सेक्शन में पूरी युद्ध की कहानी डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, एक बाकायदा मैप बना करके पूरा बताऊंगा किस प्रकार से युद्ध हुआ था, क्या पूरी कहानी के रूप में एकदम। ठीक है, तीसरा रहेगा हमारा इसमें जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उसका मराठा पराजय के कारण। आखिर ऐसे क्या कारण थे जिनके चलते मराठाओं की पराजय हुई थी। और चौथा टॉपिक रहेगा हमारा महत्व, अर्थात महत्व क्या था इस युद्ध का, अथवा कह सकते हैं परिणाम क्या थे। ठीक है, तो कुल मिला के हम चार भागों में इसको डिवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक हमारा यही रहेगा। तो पानीपत का तीसरा, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कहाँ से, कारण से। तो आपकी हेडिंग होगी सबसे पहले कारण। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कारण से। और कारण में अगर पहले कारण की बात करूं तो पहला कारण हो जाएगा हमारा उत्तर भारत में मराठा राज्य विस्तार की नीति। अर्थात मेरा मतलब ये हुआ कि मराठाओं का जो राज्य था, जो मराठे थे, मराठों ने जब उत्तर भारत में अपने विस्तार की नीति अपनाई तो जरूरी हो गया कि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। मेरी बात समझे आप क्या, मैं बताता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि दिल्ली पर आक्रमण किया गया था जिसका नेतृत्व रघुनाथ राव ने किया था 1754 और 1757, और एक अटैक हुआ था 1758 में। तो लास्ट के 1757 और 1758 के जो दो अटैक थे वो बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण हुए थे इस युद्ध में। मतलब एक प्रमुख कारण सिद्ध हुए थे। क्यों? 1757 में जब दिल्ली पर अटैक हुआ तो जो नजीबुद्दौला मुगल बादशाह का मीर बख्शी था, जिसकी नियुक्ति स्वयं अहमद शाह अब्दाली ने की थी, मराठों ने उसको उसके पद से हटा दिया और हटा करके उसके स्थान पर अहमद शाह बंगस को क्या करा, नियुक्त कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं अहमद शाह अब्दाली के मामलों में मराठों का हस्तक्षेप था, यानी कि सीधी चुनौती थी किसको, अहमद शाह अब्दाली को। दूसरी बात, जब 1758 में मराठों ने पंजाब पर अटैक किया और उसके पुत्र तैमूर शाह को वहाँ से निकाल दिया, भगा दिया, तो सीधी सी बात थी कि सीधी चुनौती थी किसको, मराठों को, अहमद शाह अब्दाली को। तो इसलिए अहमद शाह अब्दाली ने मराठों की इस चुनौती को स्वीकार किया और जिसका परिणाम क्या रहा, पानीपत का तीसरा युद्ध रहा। ठीक है, तो ये प्रमुख फैक्ट था इस युद्ध के होने का। दूसरा कारण था मुगल बादशाह की दुर्बलता। मुगल बादशाह की दुर्बलता, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मुगल बादशाह की दुर्बलता कैसे कारण बना पानीपत के तीसरे युद्ध का। तो देखो, अगर मुगल बादशाह है ना, अगर मजबूत होता, स्ट्रांग होता, अगर वो जैसे अकबर, औरंगजेब या आपका शाहजहां, जहांगीर जैसा मजबूत शासक होता, तो क्या अहमद शाह अब्दाली भारत पर अटैक कर पाता? नहीं कर पाता। क्या मराठों की हिम्मत पड़ती कि वो दिल्ली पर जाकर अटैक करते? नहीं करते। तो ना तो मराठे दिल्ली तक पहुंच पाते, ना अहमद शाह अब्दाली दिल्ली तक आ पाता। तो क्या पानीपत का तीसरा युद्ध होता? बिल्कुल नहीं होता। तो जब मुगल बादशाह ही दुर्बल था, उसमें क्षमता ही नहीं थी, तो सीधी सी बात थी अहमद शाह अब्दाली को भी मौका मिला और मराठों को उत्तर भारत में विस्तार करने का मौका मिला। तो एक बड़ा कारण ये भी था कि मुगल बादशाह उस समय क्या था, कमजोर था, दुर्बल था। तो दोनों ही इन कंडीशन में पानीपत का तीसरा युद्ध होना अवश्य भी हो गया।
क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कारण क्या था। तो नेक्स्ट कारण था आपका अहमद शाह अब्दाली की महत्वाकांक्षा। बिल्कुल, कैसे अहमद शाह अब्दाली की महत्वाकांक्षा थी, उसका चाहे भारत को लूटने का उद्देश्य हो या उसका मुल्तान को, पंजाब को जीत करके वहाँ राज्य स्थापित करने की इच्छा हो, तो कहीं ना कहीं अहमद शाह अब्दाली की महत्वाकांक्षा थी कि वो अधिक से अधिक अपना भारत को लूट करके धन दौलत प्राप्त करना चाहता था। आप जानते हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, अहमद शाह अब्दाली बहुत बड़ा एक योद्धा भी था, एशिया का नंबर 1 सेनापति माना जाता था। कौन? अहमद शाह अब्दाली। तो इसकी महत्वाकांक्षाओं ने पानीपत के तीसरे युद्ध को क्या दिया? मूर्त रूप प्रदान किया, उसको एक आकार प्रदान कर दिया। अगर इसकी महत्वाकांक्षा नहीं होती तो शायद पानीपत का तीसरा युद्ध नहीं होता। नेक्स्ट कारण हो जाएगा हमारा अहमद शाह अब्दाली की भारत में स्थित विदेशी मुसलमानों को सहायता देने की नीति। मतलब क्या? मतलब ये अहमद शाह अब्दाली उन मुस्लिमों को सहायता दे रहा था जो भारत के नहीं थे, विदेशी थे। मतलब विदेशी मुसलमान जो भारत में रह रहे हैं उनकी सहायता करने की इसने नीति अपनाई थी। मतलब जैसे कि आपका नजीबुद्दौला था, रुहेला सरदार था, उसको मीर बख्शी बनाया था, वो अफगान का था, और अफगान का कौन था? अहमद शाह अब्दाली भी था। तो विदेशी व्यक्ति अगर भारत में है तो उनकी सहायता करने का जिम्मा किसने उठा लिया था? अहमद शाह अब्दाली ने। तो भारत में जो भी विदेशी मुसलमान थे उनकी सहायता करने का नीति किसने अपनाई थी? वो अहमद शाह अब्दाली ने अपनाई थी। अगर वो ये नीति नहीं अपनाता तो शायद ही एक कारण ये भी मतलब नहीं बनता कि पानीपत तीसरा युद्ध होता। लेकिन जब उसने नीति अपनाई तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। ठीक है, एक कारण और ले लेते हैं, उसके बाद कारण समाप्त करते हैं। ये था कि मुल्तान तथा पंजाब में राज्य स्थापित करने की अहमद शाह अब्दाली की नीति। ये लिख देना, मुल्तान तथा पंजाब में राज्य स्थापित करने की अहमद शाह अब्दाली की नीति। अहमद शाह अब्दाली मुल्तान और पंजाब पर अधिकार करके वहाँ अपना राज्य स्थापित करना चाहता था। क्यों? क्योंकि नादिर शाह का जो अटैक हुआ था वो नादिर शाह का ही उत्तराधिकारी हुआ था अहमद शाह अब्दाली। तो वो मानता था कि जितना ये पंजाब मुल्तान वाला क्षेत्र है, मतलब अपना सिंधु नदी से उधर का, जो वर्तमान में पाकिस्तान वाला हिस्सा है, भारत की सीमा है, उससे उधर उधर का सारा हिस्सा कहाँ पर चला जाए, उसके राज्य में शामिल हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये सब कारण थे जिनके चलते आपका पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और बहुत सारे कारण हैं ऐसे, फिलहाल हम इसको मान के चलते हैं ये प्रमुख कारण के चलते पानीपत तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, तो हमारा एक सेक्शन युद्ध कवर हुआ पानीपत के तीसरे युद्ध का, वो था हमारा कारण। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चा, वो डिस्कस करने जा रहे हैं अब हम लोग युद्ध। तो इसको थोड़ा समझना जरूरी है, बहुत अच्छे से आप लोग समझना, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आपकी हेडिंग हो जाएगी कारण के पश्चात युद्ध वाली। मैं ऐसे करता हूँ, पहले एक डायग्राम लेके बाकायदा आपको युद्ध समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको अपनी लैंग्वेज में लिखवा दूंगा जिससे आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ जिससे आपको युद्ध पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा भारत, और मान लो यहाँ से आपका सिंधु नदी निकल रही है। इस प्रकार से सिंधु नदी ये गई और ये सिंधु नदी जा रही है। ठीक, ये सिंधु नदी है, इंडस जैसे बोल रहे हैं आप, वो नदी है। और ये वाला क्षेत्र जो है आपका, ये इधर भारत का पंजाब और इधर पाकिस्तान वाला पंजाब, यानी कि ये क्षेत्र कौन सा है? पंजाब है। ये तो आप जानते हो ना, पाकिस्तान में भी एक पंजाब प्रांत है। जिस प्रकार से भारत में एक प्रांत है पंजाब, उसी प्रकार से पाकिस्तान में भी एक प्रांत कौन सा है? पंजाब। और यहाँ पर एक शहर है, उसका नाम है मुल्तान। तो मैंने आपको बताया था कि अहमद शाह अब्दाली इस पंजाब पर और इस मुल्तान पर अधिकार स्थापित करके यहाँ अपना राज्य स्थापित करना चाह रहा था, और बाकी भारत के हिस्से से वो केवल लूट करना चाह रहा था। दूसरी बात, यहाँ पर एक शहर है आपका, यहाँ भारत की राजधानी है, और वो क्या है? आपकी दिल्ली। थोड़ा पंजाब नीचे हो गया, इसको ऊपर कर मान लेना। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं दिल्ली। चलो,
ये हो गया दिल्ली, और ये हो गया आपका पानीपत। ये क्या आपका पानीपत, पानीपत कहाँ पर है तो हरियाणा में, ठीक है। तो ये दिल्ली, ये हरियाणा, और यहाँ पर है आपका पुणे, यहाँ पर है आपका पुणे। पुणे में कौन था, तो पुणे में था बच्चा कौन, पेशवा। पुणे में कौन रहता था, पेशवा। और पेशवा इस समय कौन था, बालाजी बाजीराव। ये युद्ध चल रहा है आपका बालाजी बाजीराव वाले ही टॉपिक में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पुणे, यहाँ पेशवा, यहाँ दिल्ली, ये पानीपत हो गया, और ये आपका पंजाब, और ये आपका, ठीक है। देखो हुआ क्या, पहले आप समझ लेना, बाकी मैं पूरा इसको रिटर्न करवा दूंगा, आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। केवल फिलहाल आपको समझना है, डायग्राम बनाना है केवल। हुआ क्या, 1759 के अंत में, 1759 के अंत में अहमद शाह अब्दाली सिंधु नदी को पार करके पंजाब में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है, पंजाब में प्रवेश करा। और पंजाब में प्रवेश करने के पश्चात पंजाब को क्या करता है, जीत लेता है, ठीक है। पंजाब को जीता, यानी कि 1759 के अंत में अहमद शाह अब्दाली सिंधु नदी को पार कर गया, और पार करने के पश्चात पंजाब पहुंचा, और पंजाब उसने क्या करा, जीत लिया, ठीक है। पंजाब में इस समय 2 मराठा अधिकारी थे, एक का नाम था आपका सावाजी, और एक का नाम था दत्ताजी सिंधिया। मेरी बात को अच्छे से सुनना समझना, लिखवाने वाला काम मैं खुद कराऊंगा। तो जब अटैक हुआ 17 अंत में सिंधु नदी को पार करा, पंजाब पहुंचा, तो यहाँ पर 2 अधिकारी थे मराठा, एक सावाजी और एक कौन था, दत्ताजी सिंधिया। ये पंजाब में अहमद शाह अब्दाली को रोकने में असमर्थ थे, ये सक्षम नहीं थे कि अहमद शाह अब्दाली के मतलब टक्कर ले सकें। तो इन्होंने क्या करा, उचित ही समझा दिल्ली की ओर आगे बढ़ना। तो ये जो दोनों थे दिल्ली की ओर क्या हुए, आगे बढ़ना शुरू कर दिया, मतलब दिल्ली के लिए चल दिए। यहाँ से छोड़ करके पीछे पीछे इनके अहमद शाह अब्दाली भी क्या था, लगातार इनके पीछे बढ़ता जा रहा था। दिल्ली के पास में आकर के यहाँ पर एक स्थान है बराड़ी, दिल्ली के नॉर्थ में है बराड़ी। तो बराड़ी नामक स्थान पर, यहाँ दिल्ली के नॉर्थ में क्या है, बराड़ी, बराड़ी नामक स्थान पर आखिरकार एक छोटी सी झड़प हुई थी, किसकी, अहमद शाह अब्दाली की और दत्ताजी सिंधिया की। सावाजी की नहीं बल्कि दत्ताजी सिंधिया की। और इस बराड़ी के युद्ध में जो दिल्ली के नॉर्थ में था, यहाँ पर दत्ताजी सिंधिया क्या होते हैं, पराजित होकर के मारे जाते हैं, ठीक है। यानी कि अहमद शाह अब्दाली लगभग दिल्ली पर कब्जा करने की स्थिति में था, यानी कि लगभग दिल्ली के आसपास पहुंच चुका था। मेरी बात समझना आप, लगभग दिल्ली तक पहुंच चुका था कौन, अहमद शाह अब्दाली। और ये सूचना किसको मिली, पुणे में। पुणे में किसको मिली, पेशवा को। पेशवा कौन था, बालाजी बाजीराव। तो उसने यहाँ से एक सेना भेजी, कहाँ के लिए, इधर के लिए, किसको कंट्रोल करने के लिए, अहमद शाह अब्दाली को कंट्रोल करने के लिए उसने यहाँ सेना भेजी। तो सेना में 2 अधिकारी थे, एक तो था विश्वास राव, एक कौन था, विश्वास राव, और एक था बच्चा सदाशिव। अब इनके बारे में आगे बताऊंगा, सदाशिव राव भाऊ, सदाशिव राव भाऊ। तो देखो सेना का नेतृत्व जो कर रहा था वो कर रहा था विश्वास राव, लेकिन वास्तविक सेनापति कौन था, रियल में सेनापति कौन था, वो था सदाशिव राव भाऊ। मेरी बात दोनों समझना, अगर आपसे पूछे सेनापति कौन, तो आपका आंसर हो जाएगा सदाशिव राव भाऊ। पानीपत के तीसरे युद्ध में सेनापति कौन था, वास्तविक सेनापति कौन था, सदाशिव राव भाऊ था। लेकिन सेना को समानता नियंत्रित जो कर जनरली मतलब जो उसका प्रमुख बनाया गया था वो विश्वास राव बनाया था, लेकिन ये छोटा बच्चा था, इतना बयस मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं था, उसके मुकाबले सदाशिव राव जो था वो काफ़ी मैच्योर था। तो वास्तविक सेना को जो कंट्रोल कर रहा था वो सदाशिव राव भाऊ ही कर रहा था। तो ये एक सेना लेकर के दोनों कहाँ पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। ये विश्वास राव जो था पेशवा बालाजी बाजीराव का बेटा था, जबकि सदाशिव राव भाऊ जो था ये अप्पा, जो आपके अप्पा साहिब थे चिमनाजी अप्पा, उनका पुत्र था। दिल्ली पहुंचा और दिल्ली पहुंच के इसने अगस्त 1760 में क्या करा, इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। मेरी बात समझे आप, पुणे से सेना चली और इस सेना ने दिल्ली जब पहुंच करके अगस्त 1760 में क्या करा, उस पर अधिकार कर लिया, किस पर, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात ये सेना फिर आगे बढ़ी और आगे कहाँ पहुंची, पानीपत में। कहाँ पहुंचे, पानीपत। इधर पानीपत में कौन था, अहमद शाह अब्दाली भी वहीं पर था। मेरी बात समझ लो, इधर अहमद शाह अब्दाली की सेना भी पानीपत में थी, इधर पेशवा की जो सेना थी सदाशिव भाऊ के नेतृत्व वो भी कहाँ पहुंच गई, पानीपत पहुंच गई। इस प्रकार से दोनों सेनाओं का आमना सामना जो हुआ वो नवंबर 1760 में हुआ था। अंतर समझना यहाँ पर,
मैंने बोला नवंबर 1760 युद्ध हुआ है बाद में अभी, लेकिन पानीपत में दोनों ही सेनाएं नवंबर 1760 में एक दूसरे के सामने आकर के खड़ी हो गई। इंतजार था युद्ध का, लेकिन उससे पहले दोनों ही पक्ष में शांति समझौते की बात चली कि किसी प्रकार से शांति समझौता हो जाए तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि मराठा भी इतनी अच्छी स्थिति में नहीं थे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। मैं जब पराजय के कारण बताऊंगा तब समझाऊंगा कि यहाँ कैसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी। मराठों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। ठीक है, तो अब इस स्थिति में हुआ क्या, दोनों तरफ से समझौते की बात चली, लेकिन समझौते की फाइनली बात कोई बन नहीं पाई और फिर क्लियर हो गया कि युद्ध होना ही है। और इस प्रकार से फिर क्या हुआ आपका 14 जनवरी 1761 को, डेट याद रखना, 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ और इस युद्ध में बुरी तरह से मराठों की पराजय हुई। ठीक है, और मराठों के पराजय के साथ ही मराठों का जो एक वर्चस्व स्थापित हो गया था पूरे संपूर्ण भारत में, लगभग वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अब मैं इसको एकदम सरल भाषा में लिखवा रहा हूँ, आप उसको एकदम नोट्स में बढ़िया से डायग्राम बनाने के बाद, पहले आप डायग्राम बना लेना, उसके बाद आप इसको लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप डायग्राम बना ली, स्पेस छोड़ दें, अगर आप नहीं बनाया तो बाद में बना लेना, पहले आप लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ क्या लिखना है आपको, तो लिखो, थोड़ा तेज लिखना। 1759 के अंत में 1759 के अंत में अहमद शाह अब्दाली सिंधु नदी को पार कर पंजाब तक जा पहुंचा और पंजाब को जीतकर आगे बढ़ने लगा। हालांकि पंजाब में सावाजी तथा दत्ताजी सिंधिया मौजूद थे, लेकिन वह अहमद शाह अब्दाली का सामना करने में असमर्थ थे। इस कारण वे दोनों कौन, सावाजी और दत्ताजी सिंधिया, इस कारण वे दोनों दिल्ली की ओर बढ़ने लगे। दिल्ली के पास बराड़ी नामक स्थान पर एक छोटे से युद्ध में दत्ताजी सिंधिया मारे गए और इन परिस्थितियों में तत्कालीन पेशवा बालाजी बाजीराव ने एक सेना दिल्ली की ओर रवाना की। यह मराठा सेना अगस्त 1760 में दिल्ली पर अधिकार पाने में सफल हुई और नवंबर 1760 में पानीपत जा पहुंची। अर्थात नवंबर 1760 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना एक दूसरे के आमने सामने थे, लेकिन अभी भी एक शांति समझौते की तलाश जारी थी और अंततः ये तलाश खत्म हुई। अर्थात किसी प्रकार के समझौता न होने के कारण 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। ठीक है, तो
ये हो गया आपका पूरा कहानी जो आपने समझी बात को, ठीक है। ये डायग्राम विशेष रूप से आप बना लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब मैं इस युद्ध को आगे बढ़ा रहा हूँ, अभी आपको युद्ध में ही लिखना है, ठीक है। अब युद्ध तो हो गया, मराठे भी क्या हो गए, पराजय हो गए। ये आपकी हेडिंग है, युद्ध इसी में चल रहा है, कुछ अलग नहीं है। युद्ध हो गया, मराठे भी पराजित हो गए। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, अब यहाँ प्रश्न पूछेगा कि इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के साथी। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है, आपने जो पैराग्राफ खत्म किया है आप उसी के नीचे हेडिंग बना लेंगे, सब हेडिंग बना लेंगे, युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के साथी। मतलब अहमद शाह अब्दाली के साथ कौन कौन था जो इस युद्ध में शामिल हुआ था। तो एक तो आपको पता ही है, नजीब उद दौला शामिल हुआ था, नजीब उद दौला शामिल हुआ था। ये कौन था, तो ये बच्चा रुहेलखंड सरदार था। दूसरा एक और था हफीज रहमत खान, ये भी कौन था, रुहेला सरदार था। तीसरा व्यक्ति और शामिल हुआ था, तो वो था नवाब शुजाउद्दौला कौन था, तो ये था अवध का नवाब, ठीक है। ये लोग शामिल हुए थे किसकी तरफ से, अहमद शाह अब्दाली की तरफ से। अब यहाँ एक प्रश्न पूछता है कि ये शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, ये पानीपत के तीसरे युद्ध में क्यों शामिल हुआ था। तो याद रखना, शुजाउद्दौला इस युद्ध में इसलिए शामिल हुआ था, आप चाहो तो इसमें से एरो बना के लिख भी दीजिएगा इस बात को, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है ना। तो मैं आपको बता दूं, आप लिख लेना। इसलिए शामिल हुआ था क्योंकि इसको खुद अवध राज्य की रक्षा करनी थी। इसको डर इस बात का था कि अगर इसने मराठों का साथ दिया और मराठे पराजित हो गए तो अहमद शाह अब्दाली अवध को तहस नहस कर देगा। तो इसलिए शामिल हुआ था अवध राज्य की रक्षा करने के लिए, है ना। ये युद्ध में क्या हुआ था, अहमद शाह अब्दाली की तरफ से शामिल हुआ था, इसलिए इसने मराठों का साथ नहीं दिया था। क्लियर। दूसरी बात यहाँ तो क्लियर हुआ। अब आप इसी में युद्ध में चल रहा है, जिस प्रकार से आपने ये लिखा था उसी प्रकार से मैं आपको लिख दूं, मराठों का साथ नहीं दिया, मराठों का साथ नहीं दिया। किसने नहीं दिया, तो देखो जितने भी राजपूत शासक थे, राजपूत शासक, या तो आप लिख दो राजपूतों ने, राजपूत शासकों ने किसी प्रकार का मराठों का साथ नहीं दिया था। क्योंकि मैंने आपको बताया था राजपूत खुद परेशान थे इनके लूटपाट के तौर तरीकों से। तो मराठे से बहुत ज़्यादा दुखी थे राजपूत शासक, बार उन पर लूटपाट करते रहते थे। तो इसलिए राजपूत शासक इस युद्ध से क्या रहे, दूर रहे। और मैंने लास्ट में बताया ईश्वरी प्रसाद और माधव सिंह का जो उसमें विवाद चल रहा था उत्तराधिकार वाला, उसमें भी इन्होंने राजनीति खेली थी। इसलिए राजपूत जो थे इस युद्ध से अलग रहे थे। सिख पूरी तरीके से इनका कोई मतलब नहीं रहा, पूरी तरह से युद्ध से क्या रहे, अलग रहे थे। तीसरे थे जाट, और जाटा का उस समय जो नेता था वो था सूरजमल। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि पानीपत के तीसरे युद्ध के समय जाटों का नेता कौन था, सूरजमल था। इस बात को विशेष रूप से आप याद रखना। तो सूरजमल भी इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ मराठों की तरफ से। इसका प्रमुख कारण ये था, मैं आपको बता दूं, वैसे पतन के कारण मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल यहाँ कारण ये था कि सूरजमल ने एक एडवाइस दी थी मराठाओं को। उसने कहा था कि ठीक है भाई, मराठों से सदाशिवराव भाऊ से कहा था, मुलाकात हुई कि तुम्हारी सेना वास्तव में बहुत अच्छी है, लेकिन आप एक सुधार करो कि आपकी सेना के साथ जो महिला बच्चे है ना, जो परिवार के सदस्य जाते हैं सैनिकों के साथ, उसको क्या करो, छोड़ दो। उनको क्या करो, सैनिकों के साथ में परिवार के सदस्यों को मत जाने दो। केवल और केवल कौन जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सैनिक जाने चाहिए। लेकिन सदाशिवराव भाऊ ने यह बात अस्वीकार कर दी, जिसके चलते सूरजमल जो था जाट यानी कि इस युद्ध से क्या हो गए, अलग हो गए। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक खत्म हो गई, ठीक है। नेक्स्ट सब हेडिंग इसी प्रकार से तीसरी आपको युद्ध में बनानी है, मारे गए मराठा। मतलब इस युद्ध में कौन कौन मराठा मारे गए थे, या फिर हम ऐसा कहते हैं कि मराठों की तरफ से कौन कौन मारा गया था। तो देखो, एक तो विश्वासराव मारा गया था, विश्वासराव मारा गया था। दूसरा सदाशिवराव भाऊ मारा गया, सदाशिवराव भाऊ जो सेनापति भी था। तीसरा इसमें आपका जसवंत राव पवार मारा गया था। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, इब्राहिम खान गार्दी
ये बहुत महत्वपूर्ण है। इब्राहिम खान गारदी, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इब्राहिम खान गारदी, तो याद रखना इस युद्ध में इब्राहिम खान गारदी मारा गया था। तो भाई इब्राहिम खान गारदी था कौन, तो आप इसके ब्रैकेट में लिख देना इब्राहिम खान गारदी के मराठा तोफ खाने का, तोफ खाना समझते हो ना आप, गोला बारूद तोफ खाना, तो मराठा तोफ खाने का प्रमुख, मराठा तोफ खाने का प्रमुख कौन था, इब्राहिम खान गारदी था। एक और मारा गया था आपका इमादुल मुल्क, इमादुल मुल्क, इमादुल मुल्क भी मारा गया था। ये जो था आपका मुगल बादशाह जो था उसका वजीर था, ये भी इस युद्ध में मारा गया था। कुल मिलाकर के ये प्रमुख व्यक्ति थे जो इस युद्ध में मारे गए थे। आपको विशेष रूप से याद रखना है इब्राहिम खान गारदी को, इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पूछे इब्राहिम खान गारदी कौन था, तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं का तोपखाने का अध्यक्ष था, तोपखाने का अधीक्षक था। इसी ने तोपखाने वाले जो गोला बारूद वाला विभाग था, इसने इस युद्ध में हैंडल करा था, ठीक है। लेकिन मराठों की इतनी निर्भरता हो गई थी इब्राहिम खान गारदी पर कि ये पराजय का कारण भी बन गया था। शाम तक होते होते ये मारा जाता है, जैसे मारा जाता है पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा भाग खड़े होते हैं, ठीक है। तो ये लोग मारे गए थे। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग आगे, इसी को टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। युद्ध में चल रहा है अभी आपका सब कुछ। आपसे पूछेगा भाई मराठा सेनापति कौन था इस समय, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे मराठा सेनापति डैश, तो आपको पता है कौन था, सदाशिव राव भाऊ। सदाशिव राव भाऊ कौन था, मराठा सेनापति था। आपसे पूछेगा भाई इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन था, मतलब इस युद्ध को किसने अपनी आंखों से देखा था, तो उसका व्यक्ति का नाम था काशीराज पंडित। इसका नाम याद रखना, काशीराज पंडित, ठीक है। तीसरा जो मतलब युद्ध में चल रहा है सब कुछ आप लिखते चलेंगे। नेक्स्ट फैक्ट मैं आपको बताऊं तो पेशवा को व्यापारी द्वारा, पेशवा को व्यापारी द्वारा सूचना, मतलब क्या, मतलब युद्ध, जो युद्ध हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, उसमें क्या हुआ, उस घटना में क्या घटित हुआ, उसके विषय में पेशवा को एक व्यापारी ने सूचना दी थी। तो आपको लिखना है वो सूचना कैसे दी गई थी, क्योंकि ये स्टेटमेंट पूछा जाता है। उस व्यक्ति का नाम तो नहीं पता इतिहास में उस व्यक्ति का नाम क्या था, बस इतना पता चला कि वो कोई एक व्यापारी था जिसने पेशवा को युद्ध के विषय में बताया था। तो आपको डैश दे के लिखना है, मैं वो आपको बोल दे रहा हूँ क्या लिखा था। आपको लिखना है कि दो मोती लुप्त हो गए, दो मोती लुप्त हो गए, 22 सोने के मोहरें, 22 सोने की मोहरें विलीन हो गई तथा तांबे और चांदी के सिक्कों का पता ही नहीं। इसका मतलब समझ गए, इसका मतलब ये हुआ कि दो मोती, मतलब विश्वासराव और सदाशिव राव भाऊ, वो दो मोती थे जो क्या हो गए, लुप्त हो गए, खत्म हो गए। 22 सोने की मोहरें, मतलब 22 प्रमुख सरदार मराठों के जो क्या हो गए, मारे गए। और सैनिक अन्य सरदार जो थे, छोटे मोटे अधिकारी वगैरह, वो कितने मारे गए उनका कोई संख्या नहीं है। माना जाता है फिलहाल एक जनरली उसमें अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार है, कोई 28,000 बताता है, कोई 50,000, कोई 60,000, यहाँ तक कि एक सुमित सरकार ने 1 लाख सैनिक बताए थे कि 1 लाख मराठा इस युद्ध में मारे गए थे। क्लियर, तो ये हो गए आपके इसके विषय में। अगर आपसे पूछे भी मुगल बादशाह कौन था इस समय युद्ध के समय, मुगल बादशाह, तो आपका था शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। आप जानते हो इसका 1759 से 1806 इसका कार्यकाल था। तो मुगल बादशाह कौन था, शाह आलम सेकंड था। पेशवा कौन था, इस कस्टमेंट प्रत्यक्ष कौन था, मराठा तोफ खान सेनापति हो गया, और मुगल बादशाह भी हो गया कौन था। क्लियर, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने, इस युद्ध में ही आपको लिखना था, यहाँ पर आपने लिखा, ठीक है। यानी कि हमने अपने टॉपिक के 2 सेक्शन कवर करे, एक हमने कारण कवर करा और एक हमने युद्ध वाला सेक्शन अपना कवर कर लिया। अब हमें जो पढ़ना है मराठा पराजय के कारण पढ़ने हैं। तो अब आपकी हेडिंग हो जाएगी मराठा पराजय के कारण। मराठा पराजय के कारण, आखिर क्या कारण थे जिनके चलते मराठों की क्या हुई थी, पराजय हुई थी। क्लियर, तो मैं एक एक करके आपको लिख दे रहा हूँ या बोल दे रहा हूँ, आप लिख लो, मैं एक एक कर डिस्कस कर दूंगा। तो पहला फैक्ट, पहला कारण लिखेंगे आप। सबसे पहला कारण जो था वो ये था कि है ना,
अब्दाली की सैन्य क्षमता अधिक होना। अर्थात इसका मतलब यह हो गया कि अहमद शाह अब्दाली की जो सेना थी वो मराठों से कहीं ज़्यादा अधिक थी, इसलिए क्या हुआ था, आपका मराठे पराजित हुए थे। दूसरा कारण, भूखे और प्यासे मराठा सैनिक। ये महत्वपूर्ण बात है, भूखे और प्यासे मराठा सैनिक। इसका मतलब ये हुआ, कहा जाता है, दिया हुआ है आपका, कि जब 14 जनवरी को युद्ध हो रहा था तो उससे ठीक एक रात पहले यानी 13 जनवरी को मराठा सैनिक है ना सदाशिवराव भाऊ से मिलने आए और उन्होंने कहा कि हम पिछले 2 दिन से भूखे हैं और हमें एक अन्न का दाना भी खाने को नहीं मिला है, ठीक है। तो बोले हम भूखे ऐसे ही मर जाएंगे, इससे अच्छा है कि हमें लड़ने दिया जाए, कम से कम लड़के तो मरेंगे, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिस रास्ते से मराठा सैनिक आए थे पानीपत तक, ठीक है, ये बहुत लंबे समय पहले चले थे और जिनके पास जितना भी रसद थी खाने पीने की वो धीरे धीरे सब क्या हो गई, समाप्त हो गई। और जिस रास्ते से ये आए थे उस रास्ते में वहाँ पर सब में अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ने के कारण इनकी जो रसद थी, खाने पीने की चीज़ें थी, वो इनको मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि जहाँ पर पानीपत का युद्ध हुआ था उसके आसपास सारे क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ था, इनके लिए खाने कुछ उपलब्ध हो ही नहीं पाया, तो भूखे सैनिक लड़े थे मराठों के। तो एक प्रमुख कारण ये भी था। क्लियर। तीसरा समझते हैं, ये समझना, गोरिल्ला पद्धति के स्थान पर प्रत्यक्ष युद्ध, ये भी एक प्रमुख कारण था, क्योंकि मराठा जो मतलब ट्रेंड थे, मराठा जो एक्सपर्ट थे वो गोरिल्ला युद्ध में एक्सपर्ट थे। इसके वजह से मैं आपको बता चुका हूँ जब शिवाजी को पढ़ाया था तब। तो ये इस गोरिल्ला पद्धति के युद्ध में एक्सपर्ट थे, लेकिन पहली बार इनका इतने बड़े स्तर पर मैदान में युद्ध हो रहा था, तो मैदान में युद्ध लड़ने की इनको आदत नहीं थी मराठा सैनिकों को, इनको गोरिल्ला युद्ध पद्धति में एक्सपर्ट थे। अगर ये गोरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाते तो संभवतः परिणाम कुछ और होता, लेकिन पहली बार मैदान में इतना बड़ा युद्ध लड़ा और वो भी मैदान में, उनको जिसका इनको अनुभव ही नहीं था, तो पराजित हो गए। और वहीं अहमद शाह अब्दाली को किसका अनुभव था, मैदान का, तो ये क्या हुए, पराजित हुए। नेक्स्ट चौथा, मराठा सरदारों में ईर्ष्या। जो मराठा सरदार थे, चाहे वो आपका सदाशिवराव भाऊ हो, मल्हारराव होलकर हो, इन सब के मध्य आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। और ये जो आपका बालाजी पेशवा था सदाशिवराव भाऊ, ये एक ब्राह्मण था और ये जो अन्य कास्ट के सरदार वगैरह थे उनके प्रति बहुत ज़्यादा अलग ही रणनीति बना के रखता था, उनको नीचे दिखाने की कोशिश करता था। तो इस कारण क्या था, मराठा सरदारों में ही आपसी क्या हो गए थे, मतभेद हो गए थे, जिसके चलते मराठों की पराजय हुई थी। नेक्स्ट नंबर 5, अनुशासनहीन मराठा सेना। ठीक है भाई, मैंने बताया था आपको किसने सलाह दी थी, सूरजमल ने सलाह दी थी मराठों को कि भाई सेना में अपने साथ लेकर के महिला बच्चों को लेकर के मत जाओ, अगर युद्ध में ये जाएंगे तो बोझ बढ़ेगा, है ना, रसद का, इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। दूसरी बात, ये सब जाएंगे तो सैनिक अपने परिवार की रक्षा करेगा या अपने देश, अपने मतलब राज्य की तरफ से लड़ेगा, क्या करेगा। तो इन परिस्थितियों में अनुशासनहीन मराठा सेना हो गई थी, ठीक है। तो ये सब कारण थे जिनके चलते मराठा राज्य का क्या हुआ था, पतन हुआ था। और भी छोटे मोटे बहुत सारे कारण है, प्रमुख कारण यही थे। क्लियर। अब हमारी हेडिंग अगली आ जाएगी, तो अब हमारी अगली हेडिंग रहेगी महत्व अथवा परिणाम। आखिर क्या महत्व अथवा परिणाम रहा था, उसके विषय में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग है महत्व अथवा परिणाम। ठीक, तो मैं पहले 2-3 फैक्ट ऐसे बता दूं जनरली आपको, फिर आपको स्टेटमेंट है कुछ, मैं आपको स्टेटमेंट बता दूंगा। दक्षिण में हैदर अली का उदय, ठीक है। जब वे मराठा पराजित हो गए तो दक्षिण भारत में मौका मिल गया हैदर अली को अपना राज्य विस्तार करने का, तो कहीं ना कहीं हैदर अली का क्या हुआ, उदय हुआ। और उदय क्यों हुआ, जब मराठा पराजित हो गए। अगर मराठा जीत जाते पानीपत का तीसरा युद्ध, तो सोचो देश की स्थिति क्या होती। तो ये एक प्रमुख कारण था
जब ये महत्व है इसका कि दक्षिण में हैदर अली का उदय क्यों हुआ, क्योंकि मराठा क्या हो गए थे, पानीपत के तीसरे युद्ध में पराजित हो गए थे। दूसरा, पूर्व में अंग्रेजों का उत्थान। जब मराठा पराजित हो गए, टक्कर देने वाला अगर कोई था अंग्रेजों को तो मराठा थे, लेकिन मराठा भी पराजित हो गए, तो अब पूर्वी भारत में अंग्रेजों का धीरे धीरे ग्रोथ होने लगा, उनका उत्थान होने लगा था। ठीक है। तीसरा, अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक है जदुनाथ सरकार। जदुनाथ सरकार का स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, मैं बोल दूंगा इनके स्टेटमेंट क्या क्या है। जदुनाथ सरकार स्टेटमेंट है, पहले बता दूं है क्या, उसके बाद आप लिख लेना। इन्होंने ये बात कही थी कि महाराष्ट्र में कोई भी ऐसा परिवार नहीं था जिसने अपना सगा संबंधी नहीं खोया हो। ठीक है, तो ये बात किसने कही है, जदुनाथ सरकार ने। तो आपसे पूछ सकता है कि ये स्टेटमेंट किसका है, तो आप लिख लीजिएगा इसको। इनके अनुसार क्या है, महाराष्ट्र में कोई ऐसा परिवार नहीं था जिसने अपना कोई सगा संबंधी ना खोया हो। ठीक है, तो ये किसने कहा था, जदुनाथ सरकार ने कहा था। क्लियर। नेक्स्ट आप इसके बाद जीएस देसाई को याद रखेंगे। जीएस देसाई, इनका स्टेटमेंट क्या है, पहले मैं समझा दूं फिर आप लिख लेना जीएस देसाई ने क्या कहा था। जीएस देसाई ने ये कहा था कि इनका ये मानना था, पहले आप साधारण शब्दों में समझो, उसके बाद लैंग्वेज में लिखवाऊंगा। इन्होंने ये कहा था कि जो युद्ध जो हुआ था उस युद्ध में मराठों केवल इतनी हानि हुई थी कि उनके मराठा सैनिक क्षमता क्या हो गई, लगभग समाप्ति हो गई। मतलब बड़ी संख्या में मराठों को सैन्य क्षमता की हानि हुई, और इसके सिवा इस युद्ध में कोई भी परिणाम नहीं निकला। मेरी बात समझ गए, तो आप लिखना इसमें इसका स्टेटमेंट लिखना आप जीएस देसाई का। युद्ध स्थल में मराठा सैन्य क्षमता का नाश हुआ, मराठा सैन्य क्षमता का विनाश हुआ। इसके अतिरिक्त इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं रहा, कोई परिणाम नहीं रहा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका सिडनी ओवन। सिडनी ओवन का स्टेटमेंट आपको याद रखना है। सिडनी ओवन का पूछा जाएगा आपसे, तो मैं पहले बता दूं सिडनी ओवन का स्टेटमेंट है क्या, उसके बाद आप लिखना, साधारण शब्दों में समझ लो। सिडनी ओवन ने यह कहा था कि ये जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में मराठा शक्ति चूर चूर हो गई, मतलब बिखर गई, एकदम से तहस नहस हो गई। तो इसने कहा था सिडनी ओवन ने कि इस युद्ध में, यानी पानीपत के तीसरे युद्ध में, मराठा शक्ति चूर चूर हो गई और बहुमुखी दैत्य रूपी मराठा राज्य, बहुमुखी दैत्य रूपी मराठा राज्य है ना, क्या हुआ, बहुमुखी दैत्य रूपी जो मराठा राज्य था वो क्या हुआ, उसका क्या हुआ, मतलब कहना चाहिए उसको, मतलब उसकी शक्ति का ह्रास हो गया, उसकी शक्ति का ह्रास हो गया। लेकिन वो दैत्य मरा नहीं, लेकिन वो दैत्य क्या हुआ, मरा नहीं, वो जीवित रहा, लेकिन कुछ समय के लिए सो गया, वो कुछ समय के लिए सो गया। और जब वो सो करके उठा तो भारत में उससे निपटने के लिए कौन तैयार थे, अंग्रेज तैयार थे। बात समझ में नहीं आई, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, आप समझना उसको, फिर लिख लेना क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। इसने ये कहा था सिडनी ओवन ने कि जब पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा पराजित हो गए, तो पराजित होने से उनकी शक्ति क्या हो गई, चूर चूर हो गई। इन्होंने दैत्य शब्द दिया है मराठों के लिए। इन्होंने कहा बहुमुखी दैत्य रूपी मराठे, है ना, क्या हुए, कुछ समय के लिए सो गया। वो जो राक्षस था, राक्षस माना एक प्रकार से दैत्य था मराठा, वो कुछ समय के लिए सो गया, लेकिन वो मरा नहीं। और जब वो सो करके उठा तब तक भारत में अंग्रेज एक बड़ी शक्ति बन चुके थे, और जैसे सामना हुआ तो अंग्रेजों ने मराठों को पराजित कर दिया। तो ये सिडनी ओवन ने कहा था। क्लियर। आप इसको अपनी भाषा में बहुत ही आसानी से लिख सकते हो। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट और है देसाई का। देसाई का स्टेटमेंट, इनका एक स्टेटमेंट और है, ये भी महत्वपूर्ण है। देसाई ने एक बात और कही थी, वो भी आप लिख लो क्या कहा था, पहले मैं बता दूं। इन्होंने ये कहा था कि पानीपत के तीसरे युद्ध से ये निश्चित नहीं हुआ, पानीपत के तीसरे युद्ध से यह निश्चित नहीं हुआ कि भारत पर शासन कौन करेगा, है ना, कि भारत पर शासन कौन करेगा, लेकिन यह निश्चित हो गया कि भारत पर शासन कौन नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा, यानी कि मराठा नहीं करेंगे। ठीक है। तो इनका स्टेटमेंट दोबारा बता रहा हूँ। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि पानीपत के तीसरे युद्ध से यह निश्चित नहीं हो पाया कि भारत पर शासन कौन करेगा, लेकिन यह निश्चित हो गया कि कौन शासन नहीं करेगा, यानी कि मराठा शासन नहीं करेंगे, क्योंकि उनका तो सर्वनाश हो गया था। क्लियर। तो बच्चा ये था हमारा पानीपत का तीसरा युद्ध।
अगर हकीकत में आपको अच्छा लगा है तो अपना कमेंट भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। जो पहली बार जुड़े हैं, एक बार पुनः कह रहा हूँ, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा जो स्तर है आपका, मैं आपको पूरा यूपीएससी या आप नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी जो भी इतिहास विशेष आप ओवरऑल एग्जाम जो भी A to Z दे रहे हो, वो सारे के सारे मैं आपके कवर करा रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, यानी कि पेशवाओं को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे 4-5 पेशवा और बचे हैं, उसके बाद हमारा पेशवा के अधीन मराठा राज्य कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे आंगल मतलब ये आंगल मराठा या अंग्रेज और मराठा संघर्ष, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।